और हमारे आज के गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस एक चीज के अंदर झांक रहे हैं जो हर बाथरूम की दीवार पर चुपचाप लटकी रहती है, पर जिसके बिना हमारी सुबह की शुरुआत ही नहीं हो सकती। गीजर या वाटर हीटर। हमारे एक श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वे वाकई कमाल के हैं। उन्होंने एक साधारण से उपकरण को एक इंजीनियर और एक स्टार्टअप फाउंडर दोनों की नजरों से देखने की कोशिश की है। तो आज हमारा मिशन है इस बॉक्स के पीछे की फिजिक्स, सेफ्टी और यहां तक कि भविष्य के बिजनेस मॉडल को भी समझना। चलिए इस साधारण से दिखने वाले उपकरण की असाधारण दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात, गीजर गर्म पानी देता है, लेकिन बाजार में 3 तरह के खिलाड़ी हैं: स्टोरेज, इंस्टेंट और गैस। अगर आज कोई नई कंपनी शुरू करना चाहे तो उसे किस पर दांव लगाना चाहिए? क्या स्टोरेज गीजर का जमाना अब खत्म हो रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये सीधे बाजार की नब्ज पर हाथ रखता है। तीनों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि यूजर की आदत और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। जो स्टोरेज गीजर है वो एक तरह से गर्म पानी का बैंक है। उसमें एक टंकी होती है जो मान लीजिए 15 से 25 लीटर पानी को आपके सेट किए हुए तापमान पर हमेशा गर्म रखती है। इसका फायदा, आप नल खोलते हैं और तुरंत तेज धार में गर्म पानी मिलता है। लेकिन इसका मतलब है कि वो 24 घंटे बिजली खाता रहता है, भले ही हमें पानी सिर्फ सुबह आधे घंटे के लिए चाहिए हो। बिल्कुल, और यहीं पर स्टैंड बाय लॉस की बात आती है। सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, पर असल में ये एक साइलेंट बिजली चोर है। एक पुराना खराब इंसुलेशन वाला गीजर महीने में इतनी बिजली स्टैंड बाय लॉस में ही खर्च कर सकता है जितनी एक छोटा फ्रिज चलाता है। ये वो कीमत है जो हम 24 घंटे गर्म पानी तैयार रखने के लिए चुकाते हैं। और इसका जवाब है इंस्टेंट गीजर, जो तभी चलता है जब नल खुला हो। हाँ, इंस्टेंट गीजर एक एथलीट की तरह है। जब तक जरूरत ना हो बैठा रहता है, लेकिन जैसे आप नल खोलते हैं वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। अच्छा। उसमें टैंक नहीं होता, बस एक बहुत शक्तिशाली हीटिंग एलिमेंट होता है जिससे पानी गुजरते ही गर्म हो जाता है। ऊर्जा की बचत तो शानदार है, लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त है। शर्त? उसे दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत यानी बिजली चाहिए, एक साथ 3 से 5 किलोवाट तक, जो हर घर की वायरिंग शायद न झेल पाए। अच्छा, तो स्टोरेज भरोसेमंद है पर महंगा, और इंस्टेंट सस्ता है पर पावर हंग्री। और गैस गीजर कहाँ फिट होता है इस सीन में? गैस गीजर उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहां बिजली महंगी या अनरिलायबल है। ये एलपीजी या नेचुरल गैस से चलता है और काम करने का तरीका इंस्टेंट गीजर जैसा ही है। पानी पाइप से गुजरता है और नीचे जल रहा बर्नर उसे गर्म कर देता है। ये चलाने में सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें वेंटिलेशन और सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टार्टअप के लिए चुनाव इस बात पर है कि वो किस ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं: बड़े शहर के अपार्टमेंट, छोटे शहर के घर या फिर कमर्शियल जगह। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी रणनीति। अब जरा इसके अंदर चलते हैं। श्रोता के नोट्स में घरकोट की एक लंबी लिस्ट है: टैंक, हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टैट और एक चीज जिस पर बहुत जोर दिया गया है, प्रेशर रिलीफ वाल्व या पीआरवी। ये इतना जरूरी क्यों है? अगर थर्मोस्टैट गीजर का दिमाग है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व उसकी जीवन रेखा है। देखिए, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो भाप बनता है, और भाप को फैलने के लिए पानी से 1600 गुना ज्यादा जगह चाहिए। अगर किसी वजह से थर्मोस्टैट खराब हो जाए और हीटिंग एलिमेंट बंद ना हो तो टैंक के अंदर दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वो एक बॉम्ब की तरह फट सकता है। बाप रे, मैं तो इसे बस एक छोटा सा नट समझता था। ये छोटा सा नट या वाल्व उसी अतिरिक्त दबाव को बाहर निकाल देता है और टैंक को फटने से बचाता है। एक टेक्नीशियन के लिए ये सबसे खतरनाक कॉल्स में से एक होती है, जहां पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा हो। अगर थर्मोस्टैट खराब है और पीआरवी भी जैम है तो आप सचमुच एक टाइम बॉम्ब कर बैठे हैं। इसके बिना तो गीजर बन ही नहीं सकता। ये सेफ्टी का सबसे जरूरी हिस्सा है। और इंसुलेशन के बारे में क्या? लोग 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग देखते हैं। क्या इसका सारा खेल इंसुलेशन का ही है? काफी हद तक हाँ। ये इंसुलेशन जो अक्सर पीओ फोम होता है, गीजर के लिए वही काम करता है जो एक अच्छी थर्मस फ्लास्क आपके चाय के लिए करती है। बिना इसके हीटिंग एलिमेंट को बार बार चालू होना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी चाय बार बार गर्म करनी पड़ती है। 5 स्टार और 3 स्टार गीजर में सबसे बड़ा फर्क अक्सर इसी इंसुलेशन की मोटाई और क्वालिटी का होता है।
और ये सीधे सीधे आपके हर महीने के बिल पर 15 से 20% का फर्क डाल सकता है। तो हमारे पास टैंक है, एक हीटिंग एलिमेंट है, एक दिमाग यानी थर्मोस्टेट है और एक जीवन रेखा यानी पीआरवी है। अब अगर मैं एक तकनीशियन हूं और मुझे इसे चालू करना है तो पर्दे के पीछे क्या होता है? जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, सबसे पहले कौन सा पुर्जा हरकत में आता है? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, कंट्रोलर सबसे पहले थर्मोस्टेट से पूछता है पानी का तापमान क्या है। अगर तापमान सेट पॉइंट से कम है, मान लीजिए आपने 65 डिग्री सेल्सियस सेट किया है और पानी 30 डिग्री पर है, तो थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट को पावर भेजता है। एलिमेंट गर्म होना शुरू होता है और पानी को गर्म करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पानी 65 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही तापमान पहुंचता है, थर्मोस्टेट पावर कट कर देता है। और अगर थर्मोस्टेट धोखा दे जाए तो? यहीं पर दूसरा सेफ्टी फीचर काम आता है, थर्मल कट ऑफ। ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। अगर थर्मोस्टेट फेल हो जाता है और तापमान एक खतरनाक स्तर, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये थर्मल कट ऑफ फिजिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसे फिर मैन्युअली ही रीसेट करना पड़ता है। ये एक नॉन रिवर्सिबल सेफ्टी है। और इंस्टेंट गीजर, मुझे हमेशा ये जादू जैसा लगता है। उसमें तो टैंक होता ही नहीं, तो क्या उसमें कोई बहुत ही शक्तिशाली एलिमेंट होता है जो पानी को 1 सेकंड में उबाल देता है? ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? ये जादू नहीं, बल्कि बहुत सटीक इंजीनियरिंग है। जैसे ही आप नल खोलते हैं, पानी का बहाव एक फ्लो सेंसर को एक्टिवेट करता है। ये सेंसर कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है कि पानी बह रहा है, हीटर चालू करो। कंट्रोलर एक बहुत हाई पावर एलिमेंट को करंट भेजता है और पानी उस गर्म एलिमेंट के ऊपर से गुजरते गुजरते तुरंत गर्म हो जाता है। और ये सुरक्षित भी है, क्योंकि जैसे ही आप नल बंद करते हैं, फ्लो सेंसर तुरंत हीटिंग को बंद कर देता है। अगर बिना पानी के एलिमेंट चलता रहा तो वो 1 सेकंड में जल जाएगा। चलिए, अब उन समस्याओं पर आते हैं जिनसे हर कोई कभी न कभी गुजरता है। श्रोता ने कुछ आम समस्याओं की लिस्ट दी है, जैसे वो गड़गड़ाहट की आवाज। मेरे पुराने घर में गीजर ऐसी आवाज करता था जैसे अंदर कोई पत्थर उबाल रहा हो। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। क्या ये कोई बड़ी समस्या थी? हाँ, वो पत्थर असल में आपके पानी का मिनरल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हीटिंग एलिमेंट पर और टैंक के तल पर जम जाता है। इसे स्केलिंग या तलछट कहते हैं। ये न सिर्फ हीटिंग को धीमा करता है, क्योंकि एलिमेंट को पहले उस पत्थर की परत को गर्म करना पड़ता है, बल्कि ये एलिमेंट पर दबाव डालकर उसकी उम्र भी कम कर देता है। ये गीजर का कोलेस्ट्रॉल है जो धीरे धीरे उसे अंदर से जाम कर देता है। अच्छा, और पानी का लीक होना, क्या उसका मतलब है कि अब गीजर को बदलने का समय आ गया है? ये निर्भर करता है। अगर पाइप के जोड़ों से लीकेज है तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर टैंक से पानी टपक रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर जंग लग चुकी है और टैंक में छेद हो गया है। उस मामले में उसे बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये गीजर का हार्ट अटैक जैसा है, जिसके बाद रिकवरी लगभग नामुमकिन है। यहां तक तो हुई तकनीक की बात, लेकिन श्रोता के नोट्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा भविष्य के बारे में है, स्टार्टअप और इनोवेशन। उन्होंने कुछ बड़े दिलचस्प नाम दिए हैं, सेंसु सहायक और फूसिनसेंस। ये क्या है? सेंसु सहायक एक बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक आइडिया है। भारत में गीजर रिपेयर का मार्केट बहुत असंगठित है। ये आइडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का है जहां भरोसेमंद प्रशिक्षित तकनीशियनों का एक नेटवर्क हो। आप ऐप से बुकिंग करें, तय कीमत पे सर्विस मिले और काम की गारंटी हो। ये अबन कंपनी जैसा मॉडल है, लेकिन सिर्फ गीजर और वाटर हीटर के लिए। ये समझ में आता है, लेकिन ये फ्यूजन सेंस वाला आइडिया, यानी गर्म पानी में खुशबू मिलाना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये सिर्फ लग्जरी होटलों के लिए है या इसका कोई बड़ा मार्केट हो सकता है? शुरू में तो ये लग्जरी ही लगेगा, लेकिन सोचिए अरोमा थेरेपी और वेलनेस का मार्केट कितना बड़ा है। अगर कोई कंपनी इसे एक हेल्थ फीचर के तौर पर बेचे, जैसे लेवेंडर युक्त तनाव कम करने वाला शावर या यूकेलिप्टस के साथ सर्दी जुकाम में राहत देने वाला स्नान, तो ये प्रीमियम घरों में भी जगह बना सकता है। चुनौती होगी कार्ट्रिज सिस्टम को आसान और सस्ता बनाना, जैसे हम एयर फ्रेशनर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सबसे बड़ा अवसर शायद IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, मतलब स्मार्ट गीजर, ऐप से कंट्रोल, ऑटो शट ऑफ, एनर्जी एनालिटिक्स। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ दूर से ऑन ऑफ करने से कहीं ज्यादा है।
सोचिए, आपका गीजर आपके इस्तेमाल के पैटर्न को सीखता है। उसे पता है कि आप रोज सुबह 7 बजे नहाते हैं तो वो 6:45 बजे अपने आप चालू हो जाएगा। अगर आप छुट्टी पर हैं तो वो वेकेशन मोड में चला जाएगा। वो आपको हर हफ्ते रिपोर्ट भेजेगा कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की और उसे कैसे